हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। और आज की क्लास में हम लोग एक फिर से नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, नए तरीके से सीखेंगे और उसका कंसेप्ट हम एनसीईआरटी से हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हमें याद रखना है। क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली एनसीईआरटी से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हम भी फोकस कर रहे हैं कंप्लीटली एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाएँ। और हम श्योर हैं कि जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कंटेंट आपके नीट एग्ज़ामिनेशन 2024 के लिए तो सफिशिएंट ही है। बाकी आगे का सिलेबस अगर बदला, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसको तो बात की बात करते हैं। लेकिन 24 में तो ये आ रहा है, तो इसलिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, मोर दैन इनफ फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है प्रेज़ेंटेशन। हमने इससे पहले गायनोशियम और एंडोशियम का लेक्चर पढ़ा था। आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा तो पहले जाकर देख लो। आज हम फिर से एक अगेन टॉपिक जो हमारा उसके बाद का एनसीईआरटी में टॉपिक है प्रेज़ेंटेशन। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें ये याद रखना है कि इसका डेफिनिशन क्या है? व्हाट इज़ प्रेज़ेंटेशन? तो आप ये याद रखेंगे, द द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन ओवरी। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरीके से हो रहा है, उसी को हम प्रेज़ेंटेशन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है जहाँ से प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट है। क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस टाइप से है, उसी को हम प्रेज़ेंटेशन बोलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये एक कार्पेल का डायग्राम है और कार्पेल के डायग्राम में आप सबको पता है 3 पार्ट्स होते हैं। पॉलिन ग्रेन की लैंडिंग का जो पार्ट होता है, कार्पेल में उसको स्टिग्मा बोलते हैं, एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल बोल रहे हैं एंड थर्ड स्ट्रक्चर इसका ओवरी होता है। अब इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरीके से है, उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है? प्लेसेंटा एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो ओव्यूल को और ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, जिससे ओव्यूल यानी जो बाद में सीड बनने वाला है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है? तो ये जो आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा, जैसे मान लो ये जो स्ट्रक्चर आप जिसको हम कलर कर रहे हैं इस टाइम पे, ये इसका प्लासेंटा है और ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट देख रहे हैं वो उसका ओव्यूल है। ये ओव्यूल है। तो प्लासेंटा के थ्रू ओव्यूल क्या है? अटैच हुआ है। प्लासेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच हुआ है। हम इसी को बोल रहे हैं प्लासेंटेशन। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मतलब इस डायग्राम के अलावा भी एक डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये किसी कार्पेल का क्या है? किसी कार्पेल का ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये है स्टाइल और ये जो नीचे ब्लज पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट जो है, ये है ओवरी। अब इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। ये हो गया आपका ओव्यूल। हमने इसको नाम दे दिया कि सर ये है ओव्यूल और ये ओवरी की वॉल है, यानी ओवरी है। तो ओवरी वॉल भी लिख सकते हैं इसको। ओवरी वॉल है और इसी ओवरी वॉल से ये ओव्यूल अटैच हुआ है, लेकिन हुआ किसके थ्रू है सर? प्लासेंटा के थ्रू हुआ है। ठीक है? किसके थ्रू हुआ है? प्लासेंटा के थ्रू हुआ है। तो इसी को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है? प्लेसेंटेशन, व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन ओवरी, यानी ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरीके से हुआ है, उसी को प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं और वो होता किसके थ्रू है? प्लासेंटा के थ्रू। यानी प्लासेंटा हेल्प करता है अटैचमेंट में ओव्यूल का ओवरी के। ठीक? क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो आपके एनसीईआरटी में भी है और बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला टाइप आपके एनसीईआरटी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। चेक करो उसमें। इसमें मार्जिनल में कौन-सा एग्ज़ाम्पल आता है, तो फैबेसी फैमिली के जितने मेंबर हैं, सब में जो प्लेसेंटेशन मिलेगा हमको मार्जिनल मिलेगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में होता क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन में ये एक आपको कंप्लीट एक फ्रूट दिख रहा होगा, जिसके अंदर सीड अटैच है और आप सबने देखा होगा सर ये पी का फ्रूट है, ठीक है? और आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आपको एक थिक स्ट्रक्चर, ये थिक स्ट्रक्चर जो दिखता है,
इसी को हम नाम देते हैं कि सर ये है वेंट्रल सचर, वेंट्रल सचर, जो कि रिजिड होता है एंड यहीं पर वेयर वेयर प्लासेंटा डेवलप, वेयर प्लासेंटा डेवलप। तो जो वेंट्रल सचर है, वेंट्रल सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद का एक और पार्ट होगा। ये आप सबने भी मटर तो खाया होगा, सबने खाया है सर। इसके बाद भी तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा इसमें, बोलो, इस तरीके से होगा ना ये, इस तरीके से। तो ये जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो टफ स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम बोल रहे हैं वेंट्रल सचर। और वो रिजिड होता है जहाँ पर प्लासेंटा डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? प्लासेंटा डेवलप होता है, ठीक है? प्लासेंटा डेवलप होता है। अभी जो प्लासेंटा डेवलप हो रहा है, इसी प्लासेंटा से क्या अटैच होता है? ओव्यूल अटैच होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेंट्रल सचर से ही हमारा ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है? वेंट्रल सचर या जो रिजिड स्ट्रक्चर है, उसी से हमारा क्या अटैच है? ओव्यूल अटैच है। तो ओव्यूल अटैच किसके थ्रू है? प्लासेंटा के थ्रू है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, क्योंकि ये एक वेंट्रल सचर एक मार्जिनल, मतलब एक ही एंड पर कहीं अटैचमेंट हो रहा है, मार्जिन पर अटैच हो रहा है, इसलिए इसको मार्जिनल अटैचमेंट बोलते हैं, सॉरी मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें? चलो, फ़ोकस करो आपकी स्क्रीन पर। अब हम दूसरा प्लासेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में जो ओवरी, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल, मतलब एक डायग्राम पहले समझ लो। ये एक कार्पेल का डायग्राम है। जी सर, कार्पेल का ये डायग्राम, ये कार्पेल का एक डायग्राम, जहाँ से ये है इसका थैलेमस। क्या है? थैलेमस है। सॉरी, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। ये कार्पेल का एक एक डायग्राम है। हमने इसकी ओवरी को ऐसे कट किया, मान लो ऐसे कट किया, और कट करके सामने से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मान लो ये ओवरी थी, इस तरीके से ओवरी अटैच थी। हमने यहाँ से इसको कट किया, कट करके ऐसे सामने से देख रहे हैं, तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमने ऐसे सामने से कट किया तो ऐसा सर्कल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में क्या है कि एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, ओवरी डिवाइड बाय सेप्टम, ओवरी सेप्टम से डिवाइड होती है, सेप्टम से डिवाइड होती है एंड सेप्टम की वजह से मल्टीलोक्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि जब ओवरी को सेप्टम डिवाइड कर रहा है, देखो एक सेप्टम यहाँ, एक सेप्टम यहाँ, और बीच में एक सेप्टम दूसरे सेप्टम के बीच में खाली प्लेस बच रहा है, जिसको लोक्यूल नाम दे रहे हैं। क्या है? लोक्यूल। अब लोक्यूल का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन में मल्टीलोक्युलर ओवरी बन रही है, मल्टीलोक्युलर ओवरी, मल्टीलोक्युलर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। और जिसके सेंटर में, एक्साइल रीजन में जाके वहाँ पर ओव्यूल हमारा अटैच हुआ है, ओव्यूल अटैच हुआ है। ये ओव्यूल अटैच हुआ है यहाँ। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे में आप लेमन को ऐसे कट करो, देखो उसके बीच-बीच में ऐसे आपको ऐसे सेप्टम दिखेगा। चाइना रोज़ हो गया, टोमेटो आपके घर में अभी जाके मतलब देख लेना लेक्चर के बाद ही। ये कट करोगे तो उसमें आपको ऐसे बीच-बीच में ऐसे खाँच दिखेगी, जिसको सेप्टम बोल रहे हैं। तो सेप्टम की वजह से ये ओवरी लोक्यूल में डिवाइड हो जाती है, और लोक्यूल एक ही नहीं होता है, मल्टीपल लोक्यूल होते हैं इसमें। तो इसलिए इसको मल्टीलोक्युलर ओवरी बोलते हैं। तो एक्साइल टाइप के प्रेजेंटेशन में मल्टीलोक्युलर ओवरी का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिवीजन बाय सेप्टम। सेप्टम के डिवीजन की वजह से लोक्यूल बनता है, और मल्टीपल लोक्यूल बनता है, इसलिए ओवरी मल्टीपल लोक्युलर ओवरी होती है। और जो उसका सेंटर होता है, उसी रीजन से जाके ओव्यूल अटैच होता है थ्रू प्लासेंटा। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, लेमन, चाइना रोज़, टोमेटो, सोलानेसी फैमिली और लिलिएसिएई फैमिली। सोलानेसिएई फैमिली आपकी इम्पोर्टेंट है, ये जहाँ भी आए इसको याद रखें। ठीक है? क्योंकि हमेशा बोल रहे हैं, क्योंकि नई एनसीईआरटी में सोलानेसिएई फैमिली ही दिया है, बाकी सारी फैमिली को डिलीट कर दिया है। अब आते हैं फ्री सेंट्रल टाइप के प्लेसेंटेशन में। यहाँ सेंटर से क्या होता है, ये सेंटर है।
तो सेंटर से ही जाके क्या अटैच हुआ है? ओव्यूल अटैच हुआ, ओव्यूल अटैच्ड। और ये ओवरी जो है, वो किसी भी टाइप के सेप्टम से डिवाइड नहीं है, तो लोक्यूल इसमें सिंगल एक ही लोक्यूल है। तो हम इस ओवरी को यूनिलोक्यूलर ओवरी भी बोलते हैं, यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो ये यूनिलोक्यूलर ओवरी है। प्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटर से जाकर ओव्यूल अटैच हो रहा है और सेप्टम कहीं भी नहीं है, यहाँ पर सेप्टम से ओवरी डिवाइड नहीं है, तो ये ओवरी कैसी हो गई? यूनिलोक्यूलर ओवरी हो गई। और इस टाइप का प्लासेंटेशन हमको डाइएंथस एंड प्रिमरोज में मिलता है, फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। यहाँ पर सेंटर में कहीं ओव्यूल अटैच होते हैं और ओवरी एक सिंगल लोक्यूल की होती है, तो यूनिलोक्यूलर। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पेरिटियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पेरिटियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में होता क्या है कि जो ओवरी का इनर वॉल ऑफ ओवरी इनर वॉल ऑफ ओवरी वेयर ओव्यूल अटैच टू टू प्लासेंटा प्लासेंटा के थ्रू इनर वॉल ओवरी के इनर वॉल से ओव्यूल अटैच होता है। इसी को हम बोलते हैं पेरिटियल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। यानी कि जो ओवरी का इनर वॉल है, उसी से देखो ये प्लासेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच हो गया है। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम नाम दे रहे हैं पेरिटियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। और ये प्लेसेंटेशन हमें आर्जीमोन में मिलता है। मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेशियाई जो हमारा फैमिली है उसका मेंबर है मस्टर्ड, तो उसमें रेडिश भी आ जाता है हमारा। तो उन सभी में पेरिटियल टाइप का प्लासेंटेशन। तो इनर वॉल ऑफ ओवरी से क्या अटैच है? ओव्यूल। बेसल बेसल टाइप के प्लेसेंटेशन में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये 2 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। यहाँ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इससे बहुत अगर क्लियर नहीं है तो इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर क्या हुआ है कि बेस ऑफ ओवरी बेस ऑफ ओवरी वेयर ओव्यूल अटैच बेस ऑफ ओवरी से ओव्यूल अटैच होता है, यानी कि ये ओवरी का बेस है और यहाँ से ओव्यूल अटैच है और ये मोनोकार्पलरी होगा, मतलब सिंगल ओव्यूल अटैच होगा, सिंगल ओव्यूल अटैच होगा यहाँ से। तो सिंगल ओव्यूल अटैच है, तो बेसल टाइप के प्लासेंटेशन में बेस ऑफ ओवरी से ओव्यूल अटैच हुआ है और यहाँ पर ओव्यूल का नंबर सिंगल यानी एक ही। इसका एग्जांपल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये याद रखना है आपको। ठीक है? आगे बढ़ें इसके साथ? चलो, अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर एक कलरफुल डायग्राम शो हो रहा होगा फ्रूट्स का। अच्छा लग रहा है? हमें भी अच्छा लग रहा है। ठीक है? अच्छा लगने के साथ पढ़ाई करते हैं। अब फ्रूट क्या है? व्हाट इज़ फ्रूट? तो आपको ये याद रखना है फ्रूट क्या है? फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी राइपेंड ओवरी। जनरली ऐसा होता है, जो हम आगे का लिख रहे हैं, फ्रॉम डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, यानी जो ओवरी है वही फ्रूट बनाती है। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो उसके पके हुए पार्ट जब वो पक जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, तो हम ये इसलिए लिख रहे हैं फ्रूट क्या है? राइपेंड ओवरी, यानी पका हुआ ओवरी है जिसको फ्रूट नाम दे रहे हैं। और ये डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक्सेप्शन को छोड़ दें अगर तो, एक्सेप्शन को छोड़ दें तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट डेवलप होता है। ठीक है? ये बात याद रखना है क्योंकि एक एक्सेप्शन भी है। विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ओवरी राइपेन हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक? तो आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्योंकि आज का वीडियो छोटा है, हमें पता है। हम छोटे-छोटे कांसेप्ट लेकर आ रहे हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में कि किस तरीके से कौन-सा
पार्ट है जो एनसीईआरटी में है और हमें ये बार-बार याद करना पड़ता है, तो उसी तरीके से हम छोटे-छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपको वो सारे कांसेप्ट क्लियर कर अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ने जा रहे हैं। बेसिस का डेवलपमेंट है कि फ्रूट बना किससे है, कैसे बना है। तो हम जनरली 3 टाइप के फ्रूट पढ़ रहे होंगे। एक आपका यूकार्प जिसको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, यानी सत्य फल, ठीक है? एंड सेकंड है स्यूडोकार्प यानी स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और कार्प मीन्स वही फ्रूट, तो आपका हो गया फॉल्स फ्रूट यानी गलत फल, फल भी गलत होता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम पार्थेनोकार्पिक हम इसी की बात कर रहे थे वो जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज़ किया था हमने। तो इसको हम सीडलेस फ्रूट बोलते हैं, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन भी है उस डेफिनिशन का जो इससे पहले हमने पढ़ा। अभी फ्रूट का डेफिनिशन देखें तो यू कार्प में क्या है? यू कार्प में हम ये लिख सकते हैं ओवरी डेवलप इंटू फ्रूट। ओवरी हम यहाँ ओनली ओवरी लिख दें तो दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते हैं आप ओनली ओवरी। ओनली ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो यू कार्प यानी ट्रू फ्रूट्स में केवल ओवरी हेल्प करे फ्रूट के डेवलपमेंट में, उस टाइप के फ्रूट को हम यू कार्प आर ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। तो ओनली ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट आर यू कार्प। स्यूडो कार्प क्या है? व्हेन व्हेन थैलेमस एंड ओवरी both involve in the formation of in the formation of fruit and that type of fruit is called pseudocarp and false fruit. What is false fruit? When thalamus and ovary यानी thalamus और ovary दोनों इन्वॉल्व हों फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो इस टाइप के फ्रूट को हम स्यूडोकार्प आर फाल्स फ्रूट बोलेंगे। फाल्स फ्रूट किसको बोल रहे हैं? जब थैलेमस और ओवरी दोनों इन्वॉल्व हो रही हो किसके फॉर्मेशन में? फ्रूट के फॉर्मेशन में, हम उस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प बोलते हैं। ठीक है? यहाँ तक डाउट क्लियर है? थैलेमस क्या होता है सर ये बता दो, ये बता दो, तो आगे पढ़ लो जाके बच्चों पीछे पढ़ाया है वीडियो में। ठीक? एग्ज़ाम्पल सर इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है APPLE APPLE बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी और कैसिव। ये 3 ऐसे एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं जो फॉल्स फ्रूट में आते हैं। पार्थेनोकार्पिक यानी सीडलेस फ्रूट यानी एक ऐसा फ्रूट जिसमें सीड ही ना हो। सोचो आम खा रहे हो आप, गुठलियों के दाम देने नहीं है। तो आम के अंदर जो गुठली बोल रहे हैं उसका सीड है वो, सीड है ही नहीं। बस खाली उसका मेसोकार्प है जिसका जो मिड जो हम खाते हैं, मिड वाला पार्ट जिसको मेसोकार्प बोलते हैं, वही उसके अंदर प्रेज़ेंट है। तो सोचो कितना फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसे सिमिलर आप समझ लो कि एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड ही नहीं है, फ़ायदा ही है ना हमारा। तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है, फ्रूट फॉर विदाउट फर्टिलाइज़ेशन, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइज़ेशन से बन जाए विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, किसके थ्रू? हेल्प ऑफ हार्मोन, प्लांट हार्मोन, जैसे ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीन, ठीक है? ऑक्सीन हो गया। तो इस टाइप के फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। सीडलेस फ्रूट किसको बोल रहे हैं? फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी ये अभी तक तो फर्टिलाइजेशन से बनता था। यानी ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन से बन जाए, जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं बच्चे तो सीड बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता उसमें। तो सीड बनेगा ही नहीं, तो सीडलेस फ्रूट इसलिए तो बोल रहे हैं इसको। तो फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन और किसकी हेल्प से होगा ऐसा? हार्मोन, 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 हार्मोन की हेल्प से होगा।
और वो हार्मोन कौन-सा है? ऑक्सिन, हमारा ऑक्सिन बाबा है, जो बिना फर्टिलाइज़ेशन के फ्रूट बनाता है। सोचो आम खा रहे हो, गुठलियों के दाम देने नहीं है, गुठली इसके अंदर है नहीं, सीड उसके अंदर है नहीं, बस आम-आम खाते रहो। कितना अच्छा है। अगर सीड ही नहीं होगा बच्चे नया प्लांट कैसे बनाओगे? नया प्लांट, नया आम कैसे बनेगा? सीड तो चाहिए, ज़रूरी है। पर हाँ, कुछ टाइम के लिए ठीक। तो बिना फर्टिलाइज़ेशन के अगर फ्रूट बन रहा है, उसको हम पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। क्लियर है इतना? चलो, आपकी स्क्रीन पर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो सर, बनाना लिख सकते हो आप, ग्रेप्स लिख सकते हो, मैंगो भी लिख सकते हो आप। क्या ही करना है, लिख लो। अरे भई मैंगो इसलिए लिख सकते हो क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि हम ऑक्सिन दे दो मैंगो के प्लांट में और हम ये चाहते हैं कि उसमें सीड बने ही नहीं, उसका फर्टिलाइज़ेशन हो ही नहीं, सीड नहीं बने उसके अंदर, तो ऑक्सिन देना पड़ेगा। अगर ऑक्सिन दे दिए, तो वो बिना फर्टिलाइज़ेशन से फ्रूट बना लेगा, तो पार्थेनोकार्पिक है। उसमें हमारा ये स्यूडो और यूकार्प से ये ऐसा नहीं है कि वो मतलब ठीक है? बनाना आपका एग्ज़ाम्पल पार्थेनोकार्पिक में याद रखो 12th में है ये इसलिए बताया बनाना, ग्रेप्स है, ठीक? तो ये पार्थेनोकार्पिक है हमारी। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मतलब प्रीवियस ईयर नीट में अगर सॉल्व करो तो कुछ पहले क्वेश्चन आता था इसमें कि कौन-सा ऐसा फ्रूट है, जिसमें अगर हम पार्थेनोकार्पिक से यानी कि बिना फर्टिलाइज़ेशन से फ्रूट बना दें, तो हमें उसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब वो किसी फ़ायदे किसी काम का नहीं वो फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक के प्रोसेस से अगर हम उस प्लांट में वो फ्रूट बना रहे हों, तो वो फ्रूट किसी काम का ना खाने के लिए है, ना लगाने के लिए। कौन-सा ऐसा फ्रूट हो सकता है? सोचो आप दिमाग लगाओ जिसका सीड खाते हैं भई, जिसका सीड खाते हो, अगर पार्थेनोकार्पिक से उसके उससे बना दिया जाए तो जब सीड ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएँगे? कुछ नहीं। तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल उसमें आता था पोमग्रेनेट जो हमारा अनार है। अनार का बीज ही तो खाते हैं, उसका सीड ही तो खाते हैं। अगर उसको पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस से अगर हम उसका फ्रूट बना ले, तो जब उसके अंदर सीड ही नहीं रहेगा, तो फिर वो फ्रूट किस काम? है ना? चलो, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करेंगे हम। करना क्या है बच्चे, जाके अपनी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करो, कि सर ने जो पढ़ाया वो हमारे एनसीईआरटी में है, नहीं है, ठीक? एमसीक्यू बुक प्रैक्टिस ज़रूर करो, बिना ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सेकंड और थर्ड और फर्स्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट बिना इन तीनों पॉइंट के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। अगर इसमें से कोई एक भी मिस कर रहे हो, कोई एक भी मिस कर रहे हो, मान लो अगर ये थर्ड किसी भी रीज़न से अगर आप मिस भी कर रहे हो, तो ये फर्स्ट और सेकंड जैसे एमसीक्यू बुक नहीं है तो मॉक टेस्ट यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं कर रहे हो आप, ओवरऑल यही है। दोनों का मतलब क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये सेकंड, थर्ड का मतलब क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फर्स्ट बुक की रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और बुक की रीडिंग अगर दोनों में से कोई एक स्किप कर रहे हो, हम गारंटेड लिख दें कहीं, अभी लिख लो जो भी डेट है, सिलेक्शन नहीं होगा, ये ट्रू है, सत्य है। और सिलेक्शन चाहिए, तो ये दोनों काम करते रहो, ब्लाइंडली करते रहो, हम श्योर हैं सिलेक्शन लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, है ना? याद रहना चाहिए, तो ये हमेशा करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।